नमस्कार, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे ख़ास कार्यक्रम किस्से और कहानी। आज किस्से और कहानियों में बात होगी शेख हसीना की। जी हाँ, बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना की जर्नी कैसी थी, शेख हसीना ने कैसे राजनीति में कदम रखा और कैसे वो वहाँ की 5 बार की प्रधानमंत्री बनी, इस बारे में आज जानेंगे और उनके किनसे क्या संघर्ष हुए इसके बारे में भी जानेंगे। तो आपको बता दें कि जो शेख हसीना का जो जन्म है वो 28 सितंबर 1947 को पूर्वी बंगाल के तुंगीपारा एक मुस्लिम शेख परिवार में हुआ था और उनकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो बांग्लादेश के ढाका से हुई। शेरे बांग्ला गर्ल्स स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। फिर इसके बाद वो अजीमपुर गर्ल्स हाई स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद वो बदरुन्नसा, जो बेगम बदरुन्नसा जो कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। फिर उन्होंने हायर स्टडीज़ की पढ़ाई ढाका यूनिवर्सिटी के ईडन महिला कॉलेज से उसकी पढ़ाई वो करती। अचानक उनका जो राजनीतिक इंटरेस्ट है, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनका बनता है, वहीं से शुरू होता है। छात्र संघ के चुनाव में, कॉलेज के दौरान छात्र संघ के चुनाव में वो इंटरेस्ट लेती हैं। उसके बाद छात्र जो संघ है उसका उपाध्यक्ष उनको बनाया जाता है। इसके बाद वहाँ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो पूरी कर लेती हैं और वो राजनीति में भी उपाध्यक्ष बनने के बाद सक्रिय हो जाती हैं। 1975 में सैन्य तख्ता पलट के दौरान शेख मुजीबुर रहमान जो उनके पिता थे, उनकी मौत हो जाती है और शेख हसीना, जिसके ऊपर मैंने वीडियो पहला बनाया है, ये एपिसोड 2 है, लेकिन एपिसोड 1 में आपको पता चलेगा कि शेख हसीना कैसे उस दौरान बच गई थी, बाकी उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया था। तो खैर, उस कहानी के बाद जो 6 साल उन्होंने जब भारत में गुजारे थे, शरणार्थी के रूप में उनको राजनीतिक शरण दिया गया था। उसके बाद 6 साल के बाद 1981 की वो बात है जब वो अपने देश लौटती हैं, हालात सामान्य हो जाती है वहाँ की। शेख जो मुजीबुर रहमान के प्रति पूरी नाराज़गी थी, जो एक कुछ नाराज़गी चल रही थी, वो सारी चीज़ें सामान्य हो गई थी और शेख हसीना को वहाँ पे अपनाया गया था और लगभग जो 15 लाख लोग हैं उनका सम्मान वहाँ पे करते हुए नज़र आए। उसके बाद शेख हसीना इसी दौरान अपनी जो पिताजी की उनकी पार्टी थी, उनके पिता की पार्टी अवामी लीग की लीडर बन जाती हैं, उसको ज्वाइन करती हैं, उसको फिर से रिबिल्ड करती हैं और उसकी लीडर बनती हैं। और फिर जो है कहानी शुरू होती है कि फिर जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद के सैन्य शासन के खिलाफ उन्होंने जो है अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सड़कों पर लोकतांत्रिक सरकार की वो मांग करती। इस आंदोलन में क्योंकि वहाँ पे सैन्य का प्रभाव हो गया था, सैन्य सरकार का प्रभाव उस समय काफ़ी हो गया था, लेकिन राजनीतिक और भी तमाम जो पार्टियाँ थीं उसके साथ मिलकर शेख हसीना की पार्टी और शेख हसीना सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। वो उनकी मांग थी कि देश में जो है लोकतांत्रिक सरकार बने। उसके बाद प्रदर्शन करने के बाद उनको जो फ़ायदा मिलता है, क्योंकि शेख हसीना काफ़ी वक्त बाद जो है वो बांग्लादेश लौटी थी, तो उनको एक उस तरह की इमेज की ज़रूरत थी कि लोग उनको मसीहा के रूप में देखें, जिस तरह से उनके पिताजी को लोग देखते थे। तो इस आंदोलन ने उनको एक राष्ट्रीय नेता के रूप में एक अलग पहचान दी। खूब चर्चा इन्होंने बटोरी इस आंदोलन से, काफ़ी श्रेय इनको मिला और लगभग जो है 1996 का वो समय आता है। 1981 में जब वो ढाका पहुंची, अपने देश वापस गई, उसके बाद लगभग 15 साल के बाद वो पहला मौका आता है जब शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं, दूसरी महिला प्रधानमंत्री रहती हैं। तो वहाँ से फिर शेख हसीना
कई महत्वपूर्ण फैसले भी लेती हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे तमाम देशों से, लेकिन भारत के साथ उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे और भारत के साथ जल संधि करने का श्रेय इनको मिलता था, और भी जो देशों के साथ जो रिश्ते ख़राब थे उनके साथ भी कुछ संधियां इनको करने का जो है वो क्रेडिट दिया जाता था। लेकिन इसी के बीच इन पे आरोप भी लगते थे कि भ्रष्टाचार के कई आरोप इन पे लगे, और इन पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रूल बिहेवियर करने का भी आरोप इनकी सरकार पे लगता था। पहली बार पीएम बनकर आई थी, बहुत सारे कुछ फैसले हुए बांग्लादेश को लेकर, अहम फैसले भी इन्होंने लिए। इसके बाद 2001 का समय आता है जब ये अपना पहला टर्म पूरा कर लेती हैं और फिर से 2001 में चुनाव होता है। तब वो शेख हसीना की इस चुनाव में हार हो जाती है, इनकी पार्टी की हार होती है, और बांग्लादेश जो राष्ट्रवादी पार्टी है बीएनपी, जिसमें बेगम खालिदा जिया नेता होती हैं, उनसे ये चुनाव हार जाती हैं। 2001 चुनाव हार जाती हैं। खालिदा जिया भी आपको बता दें कि राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखती हैं, शेख हसीना भी राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। तो जिनके पति खालिदा जिया के ज़ियाउर रहमान जो थे वो 1981 में जो है उनकी हत्या हो जाती है, लेकिन वो राष्ट्रपति रहते हैं। 1977 से 1981 के दरमियान वो राष्ट्रपति रहते हैं। जब मुजीबुर रहमान 1975 मौत हो जाती है, उसके बाद उनकी परिवार का कोई रहता नहीं, तो उसके बाद खालिदा जिया के जो पति हैं वो राष्ट्रपति के तौर पे वहाँ पे कार्यरत होते हैं, अपनी पदभार संभालते हैं उसी फेज़ में। लेकिन 1981 में उनकी मौत होती है। उसके बाद बांग्लादेश की सियासत पर 3 दशकों तक, देखिए ये जो 2 महिलाएं हैं, ये बेगम इनको कहा जाता है, इनको बैटलिंग बेगम भी कहा जाता है, काफ़ी चर्चा होती है इनकी, क्योंकि इन दोनों के बीच सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं था, अपना पर्सनल विरोध भी इन दोनों के बीच नज़र आता है। ऐसा कहा जाता है, बांग्लादेश में ऐसी काफ़ी कहानियाँ परिचित हैं कि खालिदा जिया और शेख हसीना अगर नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रही होती तो ये एक दूसरे की खाल नोच कर लड़ाई करने वाली, इस तरह की एक दूसरे की धूर विरोधी थी। आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इन दोनों ने मिलकर 3 दशक यानी 30 सालों तक बांग्लादेश की राजनीति, बांग्लादेश की सत्ता पे राज किया, इसलिए इनको बैटलिंग भी कहा जाता है, बैटलिंग बेगम भी कहा जाता है। और ये एक दूसरे की धूर विरोधी का मतलब होता है पर्सनल लेवल पे भी इनके विरोध ऐसे हैं कि ये एक दूसरे का बाल नोच कर, खाल नोच कर भी लड़ती, मतलब उस तरह की एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी। इसके अलावा इन दोनों की राजनीतिक लड़ाई के नतीजे में ऐसी खबरें भी आती रहती थीं कि बसों में बम प्लांट कर दिए जाते थे, इन एक दूसरे के लोगों को ये अगवा कर लिया करते थे, मतलब इस तरह की जो है वो हिंसा होती थी। जब इनकी सरकारें रहीं तो उनके लोगों को, जब उनकी सरकारें रहीं तो उनके लोगों को इस तरीके से अगवा किया जाता था, बहुत लोगों को मार दिया जाता था, बिना कारण की मौत होती थी, राजनीतिक हत्या नहीं होती थी, बल्कि पर्सनल लेवल पे भी थोड़ी भी रंजिश होती थी तो हत्या कर दी जाती थी। कई बसों में धमाके हुए, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा लोगों की हत्याएं आम बात हो गई थी, यानी लोगों की हत्या होना आम बात हो गया था। अगर संदेह होता था कि उनसे जुड़े हुए ये लोग हैं, उनके पार्टी से थोड़ा भी प्रभाव रखते हैं, उनकी हत्या हो जाती थी। खैर, शेख हसीना उस समय 2001 में फिर विपक्ष में आ जाती हैं। 8 साल का इंतज़ार होता है, और उसके बाद 2009 में, 2001 के बाद 2009 में शेख हसीना एक बार फिर से सत्ता में काबिज होती हैं। 2009 का चुनाव वो जीतती हैं और फिर से एक बार सत्ता में काबिज होती हैं। और ये जो चुनाव था 2009 का, वो कार्यवाहक सरकार की निगरानी में होती।
और उस जिसके नतीजे हसीना के पक्ष में आते हैं और शेख हसीना फिर से एक बार प्रधानमंत्री बन जाती हैं। इसके बाद वो लगातार 2009 से अभी तक, अभी जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अभी तक वो लगातार प्रधानमंत्री। जी हाँ, 2009, फिर उसके बाद 14 में लड़ती हैं, उसमें इनको जीत मिलती, 19 में जीत मिलती है और फिर इस 24 में भी उनको जीत मिलती है। तो टोटल मिला के जो इनका टर्म था, 5 बार ये प्रधानमंत्री की शपथ ले चुकी थी, पीएम बनी थी। इसके अलावा बता दें कि शेख हसीना के साथ जो अभी आप देख रहे हैं घटना, या फिर उनके पिताजी की जब मौत हुई थी तभी कोई ऐसा नहीं है कि रंजिश की घटना होती थी। 2004 में भी उन पे, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, 2004 में भी उन पर हमले किए गए थे, जानलेवा हमला उन पे होता है, ग्रेनेड से हमला होता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि शेख हसीना की सुनने की क्षमता में काफ़ी नुकसान हुआ था। इस हमला के बाद उन्होंने काफ़ी मुश्किलें फेस की थी, उनको सुनने में तकलीफ़ होती थी। तो ये हमला किया गया था, नुकसान पहुंचा था। शेख हसीना की ये पूरी कहानी थी। शेख हसीना अब अपने वतन से मजबूरन कहिए जुदा हो चुकी। इस समय भारत में वो निवास कर रही हैं, फ़िलहाल भारत में रह रही हैं। अभी हाल ही में खबर आई कि शेख हसीना शॉपिंग के लिए भी गई थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी में उन्होंने देश छोड़ा था, बहुत कम समय में उनको देश छोड़ना था, जिसकी वजह से वो बहुत सारी ज़रूरतों के सामान उनके पास नहीं थे। उनकी बहन भी थी उनके साथ, तो शॉपिंग पे पहुंची थी, जिसमें भारतीय करेंसी उनके पास कम था, फिर बांग्लादेशी करेंसी वो देती हैं और अपनी ज़रूरत के कुछ सामान वो वहाँ से ख़रीदती हुई नज़र भी आती हैं, जिसकी खबरें अभी हाल ही में आई। ये शेख हसीना की कहानी है दोस्तों। जिस महिला बैटल बेगम कहा जाता है, खालिदा जिया, जिनकी चर्चा अभी हो रही है कि वो अब प्रधानमंत्री का पद संभाल सकती हैं या उनके बेटे प्रधानमंत्री पद संभाल सकते हैं, लेकिन चर्चा फिर वही है कि शेख हसीना, जिनके पास बहुत कुछ था, कुछ दिनों पहले उनके पास तमाम शोहरतें थी, अपना घर था, अपना देश था, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। आज वो एक शरणार्थी हैं, वो तलाश कर रही हैं कि कोई देश उनको शरण दे दे, उनको पनाह दे दे। ये शेख हसीना की स्थिति। इसकी कई तरह की बातें चल रही हैं कि शेख हसीना ने एक डिक्टेटरशिप की तरह कहीं ना कहीं भूमिका निभाई, प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग किया, ये तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार बात यही है कि बांग्लादेश इस समय हिंसा की आग में चल रहा है और बांग्लादेश ने जो ऊंचाई हासिल की थी, शायद अब उसका अच्छा खासा नुकसान, उस ऊंचाई में गिरावट भी देखने को मिलेगा। और आगे क्या दुष्परिणाम होते हैं, नई सरकार का गठन भी होना है। फ़िलहाल ये थी उनकी कहानी, उनकी पढ़ाई से लेकर, जन्म से लेकर राजनीति में आने तक की, और फिर अपने देश से बेदखल होने तक की ये पूरी कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आपको अगर कोई और कहानी सुननी है, कोई और किस्से सुनने हैं, तो कमेंट में आप अपनी राय रख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम उस पर रिसर्च करेगी और उस कहानी को भी हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।